Hello students, in this video I'll be giving you a little idea on what do we understand by organization culture, okay, its characteristics and subcultures, and what makes an organization have strong culture and weak culture, everything. Okay, so let's begin. Organizational culture. Okay, so organization culture, it represents a common perception held by the organization's member. Okay, and it is a system of shared meaning. What do you understand by system of shared meaning? The system of shared meaning, it is held by members, that distinguishes the organization from other organizations. मतलब एक कॉमन परसेप्शन होना, एक कॉमन मीनिंग, एक कॉमन, कुछ कॉमन चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से डिफ़र करते हैं. ओके, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र करता है. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, लाइक जब देखिए, जब कई बारी मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, दो कंपनी आपस में मर्जर करती है, तो उसमें मर्जर के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कल्चर कुछ बना हुआ है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कुछ और कल्चर. एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कल्चर है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि बहुत ज़्यादा काम करने का कल्चर नहीं है, वहाँ पे लोग आराम से काम करते हैं. अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में चूँकि अलग अलग कल्चर है, ये दोनों का अगर मर्जर हो जाए, राइट, तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्लैशेस, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, और कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना, राइट. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, दे शेयर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, राइट. वो कुछ कॉमन होने लग कुछ कॉमन परसेप्शन होता है लोगों का काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग कॉमन परसेप्शन बनने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कल्चर हो जाता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में जो लोग होते हैं उनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लोगों के साथ डिफरेंट होता है काम करने में, मतलब मुश्किल होता है काम करने में. ओके, सो नाउ let's understand this. These are the characteristics of organizational culture. Okay, this first characteristic, innovation and risk taking. Innovation and risk taking, what do we understand by this? It is the degree to which employees are encouraged to be innovative and risk taking. किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को इनोवेटिव होने के लिए इनकरेज किया जाता है, रिस्क टेकिंग होने के लिए इनकरेज किया जाता है, राइट. सेकेंड वही है, अटेंशन टू डिटेल. इट इज़ द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन, एनालिसिस, अटेंशन टू डिटेल, हर एक चीज़ को ध्यान दे के काम करना. किस हद तक? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक काम में काफ़ी परफेक्शन होता होगा कि काम ध्यान दे के करना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता होगा, राइट. नाउ थर्ड, आउटकम ओरिएंटेशन. इट इज़ द डिग्री टू विच मैनेजमेंट फोकसेस ऑन रिजल्ट, राइट, रादर देन नीड टू यूज अ टेक्निक. तो यहाँ पीपल आउटकम ओरिएंटेशन होगा, राइट. People orientation, the degrees to which management decisions take into consideration the effects of outcomes on people within the organization. कुछ भी काम करने के पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा होगा, राइट, जो पीपल ओरिएंटेशन पे बहुत फोकस करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेने के पहले लोगों के बारे में सोचा जाएगा, फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा. नाउ टीम ओरिएंटेशन क्या है? It is the degree to which work activities are organized around teams rather than individual. यहाँ पे टीम ओरिएंटेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा किसी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को टीम में काम करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही कल्चर होगा, राइट. अगर किसी के अंदर टीम ओरिएंटेशन कम है तो वही कल्चर होगा कि इंडिविजुअल तरीके तो अलग अलग काम करना प्रेफर किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में.
Aggressiveness is the degree to which people are aggressive and competitive. किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कॉम्पिटिटिव अग्रेसिव हैं, राइट, वो अग्रेसिवनेस होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. स्टेबिलिटी मतलब इट इज़ द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ emphasizes maintaining status quo in contrast to growth. मतलब किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईजिली मतलब जैसा काम चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है या ग्रोथ को ज़्यादा फोकस कर रही है, राइट. So these are the characteristics of organizational culture. Now, see the question. So do organizations have uniform culture? Uniform culture मतलब क्या हो गया आपका? Common culture. Okay? So ऐसा होता है क्या? Definitely see organization के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म कल्चर होगा. लेकिन क्या होगा कि कई बारी अगर बहुत बहुत बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ सब कल्चर्स भी होंगे. सो विल डिस्कस दिस. सो व्हाट इज़ डोमिनेंट कल्चर? डोमिनेंट कल्चर एक्सप्रेसेस द कोर वैल्यूज अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर शेयर. ओके, सी डोमिनेंट कल्चर जो है ना, ये it gives some distinct personality to organization, right. core values जो members share करेंगे, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एक जगह पे काम किया था तो वहाँ पे क्या कल्चर, मतलब एक कॉमन कोर वैल्यू था जो सारे मेंबर्स में आपको मिलता है कि दे वर वेरी मच इनोवेटिव. उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के काम किया जाता था, राइट. सो आई सॉ दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग. तो उसके अंदर ग्रोथ के फेज़ में से देखा गया कि हर एक एम्प्लॉय, मोस्टली एम्प्लॉय 95% एम्प्लॉयज़ they were very much focused on innovation. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वैसा कल्चर बन गया. मेजॉरिटी मेंबर्स जो थे वो इनोवेशन को इम्पोर्टेंस देते थे. तो क्या हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन की ही पर्सनालिटी जो है फिर वैसे बनने लग जाती है, राइट. एक्चुअली दिस थिंग इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी ही वैसे बन गई, इनोवेशन फोकस्ड, right. Now subcultures. So what is subculture? Subcultures basically they are mini cultures within an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे मिनी कल्चर्स भी होंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो. Again, yes, this line itself is defined, typically defined by department designations and geographical separation. बहुत बड़ा है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट. तो कुछ तो उनका कोर डोमिनेंट कल्चर होगा जो कॉमन होगा सारे ऑर्गेनाइजेशन में. और कई बार क्या होगा कि छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अपना भी कुछ कल्चर होगा, राइट. तो दैट इज़ सब कल्चर, right. So basically subcultures, it tends to develop in large organizations. It will actually reflect common problems or experiences members face in same department or location, right. So एक common जो कल्चर होगा वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सिर्फ कल्चर, उसको बोलेंगे सब कल्चर्स. जैसे कि सिर्फ HR डिपार्टमेंट के अंदर कोई कल्चर हो सकता है, राइट, दैट दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन, ऐसा हो सकता है दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयज़ रिटेंशन. तो हो सकता है ये उनका ऐसा कल्चर हो, HR डिपार्टमेंट के अंदर ही सिर्फ कल्चर हो कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर पे, राइट. तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऐसा है. अदरवाइज़ हो सकता है बाकी डिपार्टमेंट इनोवेशन फोकस्ड हो लेकिन HR डिपार्टमेंट है उनके अंदर पीपल फोकस्ड हो वो. तो ये क्या होगा कि डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होने की वजह से कुछ कल्चर होगा जो सिर्फ HR डिपार्टमेंट में होगा, राइट. सो दिस इज़ तो HR डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली डोमिनेंट कल्चर तो होगा ही, इनोवेशन पे वो भी ध्यान देंगे, लेकिन वो एक सब कल्चर उनका है कि वो पीपल फोकस ज़्यादा होंगे, राइट. और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट. तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है कि कुछ कंपनी उनके कुछ डोमिनेंट कल्चर हो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब एक एक बात को बताते हो, अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है ऐसा ना करता हो, कुछ चीज़ें हाइड करता हो, जस्ट बिकॉज उनका डिपार्टमेंट ऐसा है, तो वो एक एक बात की जानकारी नहीं दे परचेजिंग डिपार्टमेंट लोगों को, राइट। तो ये क्या होगा कि उसका कोर वैल्यू तो रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी ऐड हो जाएगा परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय सब कल्चर। Yeah, so core values, they are primary or dominant values that are accepted throughout the organization. ये जो वैल्यू ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू रहेगी, right? And the strong culture, a culture in which core values are intentionally held and widespread. जो मैंने आपको उस कंपनी का बताया था कि वहाँ पे 95% लोग दे वो वेरी मच इनोवेशन फोकस्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या उनके यहाँ पे ये जो है ये कल्चर बहुत स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू थी इनोवेशन फोकस्ड, एंड पीपल वेर इंटेंशनली दे वेर इंटेंसली इनोवेटिव. So this is the culture in which core values are intentionally held and widely shared. सब लोग वैसे ही थे, right? तो that organization, that culture is strong culture. See, अगर हम स्ट्रॉन्ग कल्चर की ही बात करें तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कल्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कल्चर होने से क्या होता है कि पीपल रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉमन ओपिनियन होंगे, वैल्यूज़ होंगे, कल्चर अगर स्ट्रॉन्ग रहा था तो लोग आपस में क्या होता है कि प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हो सकता है कि लोग इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से लोग आपस में साथ में काम नहीं कर पाए, राइट। सो इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर होने से एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो होता है वो बहुत कम होता है, काफ़ी कम लोग अपना छोड़ के जाते हैं। और क्या होता है कि ये अच्छा होता है, बहुत सारे मायने में बहुत अच्छा होता है, स्पेशली पीपल दे इफ़ पीपल दे वैरी देयर ओपिनियन वैरी वेरी वाइडली, तो कल्चर क्या होगा, वीक होगा, और वीक होने की वजह से लोगों के बीच आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है, आपस में सबका बिलीव एक जैसा है, तो बहुत प्यार से आपस में काम कर सकते हैं, राइट। नाउ culture versus formalization. So what do we understand by formalization? Formalization कुछ नहीं है, it is basically developing formal rules and regulations to guide employees behavior, right? Formal rules बता दिया जाना कि फॉर्मली लिख के बता देना, गाइडलाइंस दे देना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से बिहेव करना है, दैट इज़ फॉर्मलाइजेशन. सो या मतलब इनका क्या होता है कि ऐसे अ स्ट्रॉन्ग कल्चर इंक्रीजेस बिहेवियरल कंसिस्टेंसली एंड एक्ट एज सब्सटीट्यूट फॉर फॉर्मलाइजेशन. अगर कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है कि यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग कल्चर है, मतलब हर एक एम्प्लॉय जिसमें बिलीव करता है हार्ड वर्किंग होने में, तो कोई ज़रूरी नहीं है रिटन डाउन रूल्स बनाने की, राइट. सो बेसिकली दे आर डिफरेंट रोड्स टू द सेम डेस्टिनेशन. दोनों का पर्पस एक ही है. अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा तो लोग ज़्यादा ईजिली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, तो गाइडलाइंस लिखने की बेसिकली ज़रूरत है नहीं. अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो रिटन गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फॉर्मुलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी. नाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वर्सेस नेशनल कल्चर. National culture has a greater impact on employees than does their organizational culture. Obviously, जहाँ के आप है कोई कंपनी बाहर की है, वो आके काम कर रही है दूसरे किसी कंट्री में, तो नेशनल कल्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा as compared to organization's culture. Okay, now nationals selected to work for foreign companies may be atypical of the local or native population. जो भी nationals होंगे जो सेम फॉरेन कंपनीज़ में सेलेक्ट होंगे काम करने के लिए, तो वो नेटिव पॉपुलेशन के जैसे ही काम करेंगे, राइट. क्योंकि नेशनल कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ऑब्वियसली. नाउ व्हाट कल्चर्स डू, कल्चर से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं.
इट डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था मर्जर एक्विजिशन का कि हमेशा जब भी मर्जर्स एक्विजिशन से बहुत झगड़ा होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होता है। तो क्या होता है कि डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बाउंड्री बताता है, क्योंकि बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, दिस इज कल्चर दैट सेपरेट्स वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट कन्वेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर इट्स मेंबर्स। ऑब्वियसली मतलब मेंबर्स को कुछ आइडेंटिटी होती है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो उनका उनका कुछ तो वो सोचते हैं ना उस कंपनी के बारे में। जैसे टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, राइट। तो कॉमन सेंस ऑफ ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी हुई ना उनकी अपने कंपनी के टूवर्ड्स, कंपनी के कल्चर के टूवर्ड्स। facilitates the generation of commitment to something then larger than self interest। सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट को इन्हांस करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर स्ट्रांग हुआ तो। मैंने बताया था कि लोग ज़्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे आपस में अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रांग रहा तो ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आपस में, तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी बढ़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत खुश है काम करने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में स्ट्रॉन्ग कल्चर है उसमें खुश है काम करने में, तो ऑब्वियसली वो छोड़ के नहीं जाना चाहेगा और उसका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बढ़ जाएगा। एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिस्टम्स। डेफिनेटली क्या होता है कि मतलब कि कोई सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रांग हुआ तो कोई सिस्टम बन जाएगा ना किस तरीके से लोगों को बिहेव करना है, राइट। कहीं पे अगर जैसे मैंने ये बताया कि टाटा का ही एग्जांपल लेते हैं तो बोला जाता है कि काफ़ी कोड ऑफ कंडक्ट है उनका और एक पर्टिकुलर बिहेवियर रखना है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो जब सब लोग वो पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो करेंगे, सोशल सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट सोशल सिस्टम वुड बी मोर स्टेबल। वहाँ पे जैसे मैंने बात, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब फ्लर्ट जैसी बातें नहीं करनी है, राइट। फ्लर्ट नहीं करना है तो क्या होगा कि ये एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रांग है तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी ना सोशल सिस्टम की, वही मतलब है यहाँ पे। इट सर्व्स एज अ सेंस मेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर फिटिंग एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंस मेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा, राइट। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है तो वो बताता है एम्प्लॉयज़ को कि उनको कैसे कैसे रहना है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा काम करना है ताकि वो एम्प्लॉय के लिए बेहतर, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर एम्प्लॉय हो। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से एम्प्लॉयज़ को समझ आता है कि उनको कैसा रहना है। अगर एक एम्प्लॉय है वो नए जगह पे जाता है काम करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशन में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ये है कि पीपल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी पंक्चुअल, तो वो वहाँ पे जाता है तो उसको पता हो जाता है कि उसको किस तरह से बिहेव करना है अगर उसको एम्प्लॉय में, अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन में रहना है तो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय फिफ्थ पॉइंट। ओके, व्हाट कल्चर्स डू दिस। यहाँ पे कल्चर को एज अ लाइबिलिटी डिस्कस किया गया है। ओके, लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कल्चर को मतलब स्ट्रॉन्ग कल्चर होने के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा, ये यहाँ पे गड़बड़ प्लेस किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो होगा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसका मतलब है when an organization takes a life of its own apart from any of its member and becomes valued for itself and acquires immortality। इसमें क्या होता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा किसी वजह से जानते हैं, उसके मेंबर्स या फाउंडर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, लोग ऑर्गेनाइजेशन को उसके नाम की वजह से जानते हैं। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली इसमें तो टाटा का नाम ले सकते हैं कि नमक हो टाटा का, टाटा नमक, ऐसा एडवर्टीज़मेंट आता है, राइट। बिकॉज ये टाटा का नाम लग गया ना आगे, तो टाटा का नाम जब भी किसी प्रोडक्ट में आता है तो वो प्रोडक्ट को ऐसा लोग सोचते हैं कि ये ट्रस्ट वर्दी है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन टाटा इट हैज़ टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, राइट। तो इसको ही टाटा का नाम सुनते ही लोग उसको ट्रस्ट
वर्दी समझने लग जाते हैं। तो अब उसके प्रोडक्ट्स और गुड्स की वजह से लोग उसको नहीं जानते, लोग उसको उसी कंपनी की वजह से जानते हैं, उसकी अपनी गुडविल है उसकी वजह से जानते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है। तो दैट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को मैंने डिसफंक्शनल एस्पेक्ट क्यों बोला, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोग उसके नाम की वजह से जानते हैं तो वो कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करे लोग खरीदेंगे, गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ सिर्फ इस एस्पेक्ट में है कि उस केस में क्या होना है कि लोग जो है उस कल्चर को ही मेंटेन करते रह जाते हैं और इनोवेशन कहीं ना कहीं उनका हैम्पर हो जाता है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली अब टाटा का नाम सुनते ही लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर कंपनी में ऐसा किया जाता है, बट मैं बोल रही हूँ कि जनरली जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बहुत काफ़ी हो गया, ऐसा हो गया, तो कई बार हो सकता है कि वो कंपनी बहुत मेहनत ना करे, नए नए इनोवेशंस ना करे, क्योंकि वो भी लेथार्जिक हो जाएंगे। सोचिए कि कम ये जो कस्टमर्स है वो हमारा नाम है ना, हमारा ब्रांड है ना, तो इस वजह से हमको खरीदेंगे ही, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, सो सेकेंड इज दिस बैरियर टू चेंज। तो इसमें क्या होता है कि लोग ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो लोग एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। किसी कोई पर्टिकुलर उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर है कि लोग बहुत लेथार्जिक हैं, आराम आराम से काम करते हैं, वैसा कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो क्या होगा कि अगर जिस टाइम पे मर्जर्स होंगे, जिस टाइम पे कोई रैपिड चेंज हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस टाइम पे उनको बहुत काम करना पड़ेगा, तो उसमें वो हो सकता है कि अनकम्फर्टेबल फील करें। दैट वुड बी अ बैरियर टू चेंज। लोगों का जो अपना कुछ अगर बहुत रैपिड कुछ चेंज आ रहा हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कल्चर वैसा होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस चेंज को। People they'll resist working very hard if they are used to working in a lethargic manner. Okay, now second is barrier to diversity. तो सी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर कुछ टाइप का बन गया है और डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोगों को रिक्रूट करके लेके आया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो ये सोचेंगे कहीं ना क्या ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर्स जो है वो अलग टाइप के मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के लोगों को प्रेफरेंस दे रहा है, एंड समवेयर दे स्टार्ट फीलिंग डिसकंटेंटेड। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, क्या होता है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर बन गया तो जैसे लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो वैसे ही लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं, तो डाइवर्सिटी हैम्पर होती है, right? नाउ थर्ड, बैरियर्स टू एक्विजिशन एंड मर्जर। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो क्या होता क्या डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है। लोग एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने की आदी हैं, एक्विजिशन मर्जर्स होते हैं, बहुत लड़ाई होती है। मैं दो कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगी, बट उनका वो एक कंपनी, उनका प्रोडक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और उनका मर्जर हुआ बहुत बड़ी MNC के साथ। एक स्टार्टअप कंपनी का मर्जर हुआ बहुत बड़ी MNC के साथ। तो उस स्टार्टअप कंपनी में कल्चर था कि लोगों को बहुत आपस में काफ़ी रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव करते थे, और उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। हर एक एम्प्लॉय जो भी रिक्रूट होता है वहाँ पे वो टेस्ट के थ्रू रिक्रूट होता था, और पीपल वर वेरी हार्ड वर्किंग। तो जब उनका मर्जर हुआ MNCs के साथ, तो दे वर कंप्लेनिंग कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो लोग टीम में आके हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बहुत लेथार्जिक है, उनके पास नॉलेज इतनी नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का। स्टार्टअप में जो काम कर रहे थे उनको बहुत कंप्लेन थी फिर जो लोग मर्जर के बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा था उससे। क्यों? बिकॉज उनको, क्योंकि उन लोगों का कल्चर था ये कि उनको बहुत कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ के पहले उनके यहाँ पे काम कर रहे थे। मर्जर होने के बाद वैसा वो कल्चर नहीं था MNC का, तो दोनों को आपस में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो दिस इज़ द थर्ड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट।